बच्चों का फैसला। बगदाद का खलीफा हारून रशीद इंसाफ के लिए मशहूर था। उसके राज्य में सब सुखी थे। जरूरत पड़ने पर हर कोई बादशाह तक पहुंच सकता था। वो प्रत्येक आदमी की फरियाद सुनता था और उसके साथ न्याय करता था। उसी शहर में अली ख्वाजा नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था। वो बहुत नेक और भोला भाला था। धूर्त और चालबाज लोग उसकी नेकी का फायदा उठाते थे। एक दिन बड़े तड़के ही उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक फकीर उसकी दुकान पर आया और कहने लगा, इतने बड़े सौदागर होकर भी तुम मक्का का हज क्यों नहीं करते? बगैर मक्के गए तुम बहिश्त का आनंद कैसे लूटोगे? तो उठो, अभी सफर की तैयारी करो। अली ख्वाजा मक्का जाने की तैयारी में लग गया। उसने अपना सब माल बेच डाला और परदेश जाने के लिए धन इकट्ठा करने लगा। जाने आने का खर्च निकालकर उसके हिसाब से उसके पास 1000 अशर्फियां बाकी रह गईं। इन सब बाकी मोहरों को उसने एक बड़े घड़े के पेंदे में भर दिया। ऊपर से बहुत सारे जैतून भर दिए और घड़े का मुंह ढक्कन से बंद कर दिया। अब वो सोचने लगा कि ये घड़ा किसके यहाँ रखूं। उसी शहर में एक बहुत मशहूर साहूकार रहता था जिससे अली ख्वाजा की अच्छी जान पहचान थी। उसके घर में घड़ा रखने के इरादे से दूसरे दिन सवेरे ही वो उस साहूकार के पास गया। साहूकार से मिलकर उसने कहा, मैं भी मक्का जा रहा हूँ। वहां से लौटने में मुझे लगभग 7 वर्ष लगेंगे। मैं अपने साथ एक घड़ा लाया हूँ। आपकी कृपा हो तो मैं इसे आपके यहाँ रख दूं? साहूकार ने घड़े की ओर मुड़कर देखा और कहा, घड़ा रखना कौन सी बड़ी बात है? आप जहाँ चाहें अपने ही हाथों से उसे रख सकते हैं और जब चाहें उसे उठा सकते हैं। यह सुनकर सौदागर बहुत खुश हुआ और साहूकार की कोठरी में जाकर घड़े को अपने हाथों से एक कोने में गाड़ दिया। कोठरी से बाहर आकर उसने साहूकार का शुक्रिया अदा किया। थोड़े दिनों बाद अन्य लोगों के साथ वो मक्का चला गया। हज पूरा करके वर्षों के बाद अली ख्वाजा फिर बगदाद लौट आया और साहूकार से मिलकर घड़ा ले जाने की इजाजत मांगी। साहूकार ने बहुत प्यार से उसे गले लगाया और कहा, वर्षों बाद अपने पुराने दोस्त से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आप चाहें तो अभी कोठरी में से अपना घड़ा ले जाएं। इतना कहकर उसने सौदागर को कोठरी की कुंजी दे दी। सौदागर ने कोठरी में जाकर अपना घड़ा ले लिया और साहूकार का शुक्रिया अदा करके अपने घर का रास्ता पकड़ा। घर आकर उसने घड़े का मुंह खोला और जैतून निकाले, मगर उन फलों के नीचे मोरों का नामो निशान तक न था। उसने घड़ा औंधा किया, अंदर हाथ डालकर टटोला, वहां एक भी मुहर न थी। अब बेचारे के पास निराश होकर सिर पर हाथ धरकर रोने के सिवा और चारा ही क्या था। रात भर किस्मत को कोस कोस कर रोता रहा। दूसरे दिन सवेरे वो फिर साहूकार के पास गया और बोला, जनाब, आपकी कोठरी में मैंने घड़ा रखा था। तब उसमें 1000 अशर्फियां थी, परंतु आज उसमें एक भी मोहर दिखाई नहीं देती। मेरा ख्याल है कि मेरे पीछे आपके सिर पर कोई भारी मुसीबत आई होगी और आपको मेरे पैसों की जरूरत पड़ी होगी। धन पड़ा रहने के बजाय आपके काम आया हो तो उसमें क्या बुराई हुई। मेरी अशर्फियां आज मुझे वापस मिल जाएं तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यह सुनकर साहूकार के तेवर बदल गए। उसने बुरा भला कहकर अली ख्वाजा को घर से बाहर निकाल दिया। अब सौदागर क्या करता? उसने रो रो कर बहुत कुछ कहा सुना, पर वो पत्थर न पसीजा। आखिर सौदागर ने काजी के पास फरियाद की, लेकिन सबूत ना होने के कारण काजी कोई फैसला न दे सका। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे दिन वो अपना घड़ा लेकर खलीफा के पास न्याय मांगने गया।
खलीफा के सामने अली ख्वाजा ने अपना सब हाल बताया। खलीफा सोच में पड़ गया। अली ख्वाजा के पास कोई सबूत तो था नहीं, अब फैसला हो तो कैसे। उस दिन खलीफा ने अली ख्वाजा और साहूकार दोनों को घर जाने को कहा। सारे बगदाद में अली ख्वाजा और उसकी अशरफियों का किस्सा मशहूर हो गया। खलीफा का कायदा था कि रात को वो वेश बदल कर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए गलियों में घूमा करता था। उस दिन खलीफा शाम उजाला रहते ही अपने महल से निकल गया। घूमते घूमते वो एक गली में पहुंचा जहां कुछ बच्चे नाटक खेल रहे थे। खलीफा एक टूटी हुई दीवार के पीछे खड़ा होकर देखने लगा। एक लड़का काजी बना बैठा था और उसके सामने अली ख्वाजा और साहूकार बने 2 बच्चे खड़े थे। अशरफियों का मुकदमा काजी के सामने लाया गया था। उनके पास एक छोटा सा घड़ा भी था। नकली काजी ने मुकदमा सुनकर घड़ा देखा और पास खड़े हुए एक नकली दरबान से कहा, जाओ शहर के जैतून के मशहूर व्यापारियों को बुला लाओ। दरबान जाकर जैतून के व्यापारी बने कुछ लड़कों को बुला लाया। नकली काजी ने उनकी तरफ देखकर कहा, तुम तो जैतून के बड़े व्यापारी हो, इस घड़े के जैतूनों को देखकर बताओ कि ये कब के हैं। नकली व्यापारियों ने घड़े में देखा, कुछ सूंघ कर बोले, ये ज्यादा से ज्यादा 7-8 महीने पुराने हैं। काजी साहूकार से बोला, अली ख्वाजा को हज पर गए हुए 7 वर्ष हुए। ये कैसे हो सकता है कि उसके घड़े के जैतून 7 ही महीने पुराने हों? इससे मालूम होता है कि अशरफियां निकालकर तुमने ताजे जैतून इस घड़े में भर दिए। खलीफा नकली काजी का फैसला सुनकर दंग रह गया। दूसरे दिन उसने अली ख्वाजा के मुकदमे का फैसला उसी तरह कर दिया। मुनिया की सूझबूझ। सुबह के 8:30 बज रहे थे। माँ जल्दी से घर के दरवाजे की ओर बढ़ी। अरे मुनिया, टिफिन तो लेकर जा। ओहो, ये ड्राइंग कंपटीशन के चक्कर में मैं तो भूल ही गई थी। मुनिया गेट से पीछे मुड़ी और भागती हुई घर के दरवाजे की ओर आई। उतने में सड़क पर स्कूल बस आ गई और कंडक्टर सीटी बजाने लगा। टिफिन लेकर वह वापस गेट की तरफ भागने लगी। बाय बाय माँ। ऑल द बेस्ट। मुनिया ने बस पर चढ़कर खिड़की से माँ की तरफ हाथ हिलाया। फिर माँ मुस्कुराती हुई घर के अंदर चली गईं। ठीक 10 बजे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन होने जा रहा था। सभी प्रतिभागी स्कूल के बड़े हॉल में अपनी अपनी किट्स लेकर बैठ गए थे। गुड मॉर्निंग सुमन, तैयार हो ना तुम? हाँ मुनिया, ये कंपटीशन बहुत ही जरूरी है मेरे लिए। जानती हूँ सुमन, तुम अपनी कला का प्रदर्शन खूबी से करना। ऑल द बेस्ट। समय शुरू हुआ। सभी प्रतिभागी अपना अपना काम करने लगे। मुनिया ने नीले हरे रंग के तरह तरह के पेन, क्रेयॉन और ब्रश निकाले। वह एक मोर का चित्र बना रही थी। सुमन केवल काले, ग्रे और सफेद रंग के अनेकों ब्रश एवं पेन का प्रयोग करते हुए एक तूफानी दिन का चित्रण करने लगी। अब आपके पास केवल 1 घंटा बचा हुआ है। सभी प्रतिभागी अपनी गति बढ़ाने लगे। सुमन और मुनिया भी अपने चित्रों के अंतिम भाग में ही थीं। वाह सुमन, तुम्हारा चित्र कितना सुंदर है। धन्यवाद मुनिया, तुम्हारा मोर भी अपनी बगिया का राजा लग रहा है। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और अपना काम करने लगे। सभी प्रतिभागी आते जाते सुमन का चित्र देखकर प्रशंसा के पुल बांध रहे थे। तभी पीछे से एक लड़की आई और सुमन की टेबल से टकरा गई। ओह, माफ करना, जरा देखा नहीं। टेबल पर रखा पानी का गिलास, जिसमें ब्रश के साथ रंग घुल मिल के काले हो चुके थे, अब सुमन के चित्र पर फैल गए थे। ये देख सुमन की आंखें भर आईं। ये तुमने क्या किया कोमल? देख नहीं सकती थी? मैंने जानबूझकर नहीं किया मुनिया। मैं भला क्यों सुमन का चित्र खराब करना चाहूंगी? बस शोर मत मचाओ। कोमल,
जाकर अपनी सीट पर बैठो। मुनिया, तुम भी अपना काम करो। सुमन, ये लो नया कागज और जितना इस आधे घंटे में तुम कर सको करना। सुमन अब सुबक सुबक कर चुपचाप रोने लगी थी। कोई बात नहीं सुमन, तुम चिंता मत करो, जितना हो पाए उतना पूरी लगन से एक बार फिर करना। सुमन ने एक बार फिर ब्रश उठाया और कोरे कागज पर चित्र बनाने लगी। समय खत्म। सभी प्रतिभागी आकर यहाँ अपना चित्र जमा कर दें। सुमन ने सबसे आखिरी में जाकर अपना अधूरा चित्र निरीक्षक को सौंपा। वह मुड़कर रोने लगी और हॉल के बाहर स्कूल के ग्राउंड के पास वाली सीढ़ियों पर बैठ गई। मुनिया ने उसे चुप कराने का पूरा प्रयास किया। तुम जानती थी ना मुनिया, ये स्कॉलरशिप मेरे लिए कितनी आवश्यक थी। मेरे पिता मेरी स्कूल की फीस के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अब मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। ये कहकर सुमन फिर फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन पेरेंट टीचर मीटिंग में परीक्षा के साथ ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट भी आने वाला था। सुमन ने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके पिता बहुत प्रसन्न थे। मुनिया ने भी कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। दोनों बहुत प्रसन्न थे। अब बारी थी ड्राइंग कंपटीशन के रिजल्ट की। प्रधान अध्यापक, दूसरा स्थान जिसे प्राप्त हुआ है वो है कोमल। तालियों की फुहार में कोमल स्टेज की ओर बढ़ी और अपना मेडल ग्रहण किया। सुमन का चेहरा उतर गया। अब देखते हैं प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है, और वो है मुनिया। सुमन जोर से उछलकर तालियां बजाने लगी। उसने मुनिया को गले से लगाया और एक बार फिर तालियों की फुहार के बीच से निकलकर मुनिया स्टेज की ओर बढ़ी। प्रधान अध्यापक, और प्रथम स्थान के इस स्वर्ण पदक के साथ मुनिया को मिलती है अगले 2 वर्ष के लिए स्कॉलरशिप। बहुत देर तक तालियां बजती रहीं। धन्यवाद प्रधानाचार्य, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। प्रधानाचार्य ने मुनिया को माइक सौंपा और मुस्कुराए। वे समझ गए थे कि मुनिया क्या कहने वाली है। मुनिया को माइक सौंपते हुए उन्होंने धीमे से कहा, प्रधानाचार्य, मुझे तुम पर गर्व है मुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद। यह ड्राइंग कंपटीशन इतने अच्छे से कराने के लिए मैं अपने सभी अध्यापकों को धन्यवाद देती हूँ, तथा मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जजेस के पैनल का, जिन्होंने मुझे मेरे चित्र के लिए चुना। सभी अध्यापक मुनिया को देख मुस्कुरा रहे थे। तालियां बजती रहीं। परंतु मुझे लगता है कि मुझसे भी ज्यादा यदि इस कंपटीशन में किसी को विजयी घोषित किया जाना चाहिए तो वह है सुमन। सभी लोग ये बात जानते हैं कि हॉल में सबसे सुंदर चित्र किसने बनाया था। अब तालियां बजनी थम गई थी और सभी गौर से मुनिया को सुनने लगे। सुमन स्तब्ध रह गई थी। मुनिया के माँ और पिता भी आंखें खोल मुनिया की बात सुन रहे थे। कभी कभी समय किसी और पर एहसान कर देता है, परंतु भला हम इस बंधन में क्यों बंधे जब सच सभी को पता है। इसलिए मैं सभी अध्यापकों से प्रार्थना करूंगी कि ये स्कॉलरशिप उसे दी जाए जो सच में इसका हकदार है। धन्यवाद। यह कहकर मुनिया माइक के स्टैंड से हट गई और बगल में खड़ी हो गई। प्रधानाचार्य माइक के सामने आकर खड़े हुए। अब पूरा स्कूल तालियों से गरजने लगा। सुमन की आंखों में पानी आ गया। सभी सुमन और मुनिया की दोस्ती की तारीफ करने लगे। मुनिया के माँ और पिता गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। इस प्रकार प्रधानाचार्य ने सुमन को उसके अधूरे परंतु शानदार चित्र के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लग गईं।